हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन, लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन जो पहला था मौलवी तमीजुद्दीन, उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। देखें, हमने इस पे वीडियो बनाई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो वो चल नहीं सकी, इसीलिए हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों, सबसे गुजारिश है कि जो भी लॉ स्टूडेंट से लॉयर बनना चाहते हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं अपनी शीट पे। जी, शीट हमारे पास आ गई है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन था, ये मौलवी तमीजुद्दीन केस था। ठीक है, तो मौलवी तमीजुद्दीन केस को देखें, समझने के लिए आपको पहले बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। बैकग्राउंड आप नहीं समझेंगे, डायरेक्ट केस को समझेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को हम टच करेंगे और जहां से केस शुरू होगा उस पे हम आपको बताएंगे अब यहाँ से केस शुरू हो रहा है। जी, ये उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आपको और मुझे नहीं पता ये बोगरा साहब कौन थे, लेकिन वजीर आजम थे हमारे मुल्क के, क्योंकि हमारी पैदाइश में हमने इसको देखा नहीं और हम पैदा हुए तो शायद उससे आजू बाजू में किसी साल में इनका इंतकाल भी हो गया, अभी इस दुनिया में नहीं रहते। तो उस वक्त के जो वजीर आजम थे वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब थे। तो इसकी एक तो जो शख्सियत है आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम आएगा इस केस में। जी, ये मौलवी तमीजुद्दीन साहब हैं और इसने ही केस किया था और इसके नाम से ये केस मशहूर है। तो ये वो शख्सियत है जो शायद ताहयात जिंदगी इस मुल्क में जो है इसका नाम लिया जाएगा जब तक पाकिस्तान इस मुल्क में है, दुनिया में है। तो ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के स्पीकर हुआ करते थे। उसके बाद ये हमारे तीसरे जो गवर्नर जनरल साहब है, ये भी एक प्रेस्टीज ओहदा था। इसी कुर्सी पे कभी कायदे आजम बैठा करते थे और उसके बाद एक और ये तीसरे नंबर पर हमारे मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब है। इसका भी जिक्र इस केस में है, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। ये साहब हमारे चीफ जस्टिस, ये जस्टिस मुनीर साहब हैं और ये बड़े एक मुतज़ाद जस्टिस रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि केस में इन लोगों का डिस्कशन होगा। अच्छा, ये हम इसको सिर्फ इतना समझेंगे कि ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ये भी हमारे एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये होता ये है कि 1953 पे ये इसको रिमूव किया जाता है, इसके ओहदे से हटा दिया जाता है। और इसको हटाने वाला जो शख्स थे वो थे अपना ये जो हमारे गवर्नर जनरल साहब थे गुलाम मोहम्मद मलक, उसने इसको हटा दिया। ये शुरू से लेकर, आज से नहीं, ये जो सिलसिला शुरू है ये शुरू से लेकर ये इनके जो प्रॉब्लम्स थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, वो चलते आ रहे थे। तो इनकी आपस में पावर में गवर्नर जनरल और वजीर आजम में ये चलती रही, तो उन्होंने इसको रिमूव कर दिया। आपको पता होगा, अगर आपने तारीख पढ़ी है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। 58-2 भी हुआ करती थी, उसने पता नहीं 3-4 दफा वजीर आजम को घर भेज दिया था। जो लाखों में वोट लेकर आए थे, वो सदर वहां पे जो है ना उनको घर भेज देता ऑफिस में बैठकर। इस तरह की साजिश इस मुल्क में होती रही है। तो ये हमारी बदकिस्मती है और ये हमारी तारीख भी है। तो 1953 में इस शख्सियत को और जो है वो रिमूव कर दिया गया अपनी ऑफिस से। उसके बाद हमारे पास जो इस मुल्क में जो वजीर आजम आए थे वो बोगरा साहब आए थे। बस इसको यहाँ तक रखिएगा, इसका रेफरेंस इस केस में आता है, तो इसीलिए मैंने इसकी भी तस्वीर आपको दिखा दी है। अच्छा, मौलवी तमीजुद्दीन केस के जो मेन पार्टीज थे, अब उनके नाम और उनके ओहदों के साथ मैंने एक शीट लगा दी है कि ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी और उनका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। दो काम थे इनफेक्ट, और वो लेजिस्लेटर्स भी थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन थे? जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मोहम्मद अली बोगरा थे, असेंबली स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन जिसकी हमने तस्वीर देखी, और गवर्नर जनरल साहब थे ये मलक गुलाम मोहम्मद साहब थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा नहीं थे, ये हमारे गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना? तो अब इनकी जैसे मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, तो ये लोग थे इस पूरे केस में। इनको जो है हम आपको बताएंगे किसका क्या रोल था। अब जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया
कि जो ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो एक तो ड्राफ्ट तैयार करना होता है किताब, उसमें आपके आर्टिकल होने चाहिए, पूरा आइन आपको तैयार करना था उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। क्योंकि हाँ, आपको पता ही होगा कि 1947 के बाद इंडिया ने 2 सालों में कोई 49 में उन्होंने तकरीबन 47 के बाद 49 में, क्योंकि अगस्त में हुई थी तो तकरीबन 2 साल ही बनते, उन्होंने 2 सालों में अपना आइन बना दिया था। और उन्होंने कोई 50 में जो है उनके पास फेडरल और डेमोक्रेटिक जो उनकी हुकूमत थी, इसका मतलब एक डेमोक्रेसी उनकी जो है वो 1947 के बाद 2 सालों में चालू हो चुकी थी, वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ चुके थे। ठीक है ना। हमारे लोग आपस में अभी लड़ रहे थे, कोई गवर्नर जनरल बन रहा था, कोई वजीर आजम बन रहा था, कोई वजीर आजम बन रहा था, कोई गवर्नर जनरल बन रहा था, और आपस में फड्डा लड़ाई ये शुरू से लेकर है जो आज तक है। लेकिन शुरू से ये इस तरह का सिलसिला था। इंडिया ने अपने उसी वक्त में क्राइसिस में 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के वजीर आजम नेहरू साहब को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिकली इलेक्ट कर दिया। और हम अभी आपस में हमारी जो तारीख है, हमारे जो बुजुर्ग जो सदर, और आप उसको सदर कहें या गवर्नर जनरल कहें, उनका आपस में ये झगड़ा रहता रहा और हमारा आयन भी नहीं बन सका। और 9 साल आपको पता है हमारे मुल्क का आयन नहीं बन सका था, और पहला आयन जो बना था वो 1956 में बना था। तो चलते हैं, ये तारीख है। अच्छा, अब ये मोहम्मद अली गोगरा साहब, जब मैंने आपसे कहा ये जब वजीर आजम बने, तो अब इस केस की थोड़ी सी, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ बहुत बहुत अहम है। इसके बाद केस स्टार्ट होता है, ये उनका रीज़न है कि ये केस क्यों हुआ। उसके बाद केस स्टार्ट होता है। तो मोहम्मद अली गोगरा साहब जब अमेरिका से आए तो उनके जहन में ये बात थी कि गवर्नर जनरल बहुत पावरफुल है। उसने ख्वाजा निजामुद्दीन साहब जैसे पावरफुल बंदे को निकाल दिया, घर भेज दिया, तो ये मुझे भी निकाल देंगे। तो वो जब यहाँ आए तो वो जो ख्वाजा साहब को जो निकाला था, उसकी जो उसको जो पावर मिली थी अपना गवर्नर जनरल को, वो 1935 का एक्ट था, 1935 एक्ट, इंडियन एक्ट था। ये इंडियन एक्ट जो था ये अथॉरिटी देता था गवर्नर जनरल को, एम्पावर करता था, जैसे 2ABA था, अभी तो नहीं है, कि वो किसी भी वजीर आजम को अपने ओहदे से हटा सकता है। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि यार ये तो मुझे हटा देगा, मैं तो बहुत वल्नरेबल हूँ, वजीर आजम तो हूँ, लेकिन कभी भी गवर्नर जनरल चाहे तो मुझे हटा दे। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि वो आर्टिकल जो ए था, जो उनको पावर देता था गवर्नर जनरल को, उसको खत्म कर दिया, रिपील कर दिया। उसने अमेंडमेंट्स कर दिए। एक तो ये अमेंडमेंट की कि वो अपना आर्टिकल जो ए है अपना 10A उसको खत्म कर दिया। दूसरा उसने एक 223 जो ए उसने एक इंट्रोड्यूस कर दिया, एक आर्टिकल जिसमें ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट भी बता दी कि कौन सा केस कहाँ किस फैसले में, उसकी ज्यूरिसडिक्शंस बता दी कि हाई कोर्ट की क्या होगी और अपना सुप्रीम कोर्ट की क्या होगी, ये भी सारा कुछ बता दिया। तो अब वो समझते थे कि मैं तो बहुत ही मजबूत हो गया हूँ, अब जो है ना मुझे गवर्नर जनरल तो मुझे अब हटा नहीं सकेगा। अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल साहब ने देखा कि यार मैं तो पावरलेस हो गया, मेरे पास तो अब कोई पावर नहीं रहा, वजीर आजम की मर्जी है, जो चाहे जिस तरह चाहे इस मुल्क को चलाए, ये जो असेंबली है यही फैसले करेगी और हमें तो कुछ कोई नहीं पूछेगा। तो उसने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, उस असेंबली को ही उसने डिसॉल्व कर दिया। उसने कहा कि अब मेरी तो कोई पावर ही नहीं रही, तो उसने अपनी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। और उसका प्रीटेक्स्ट ये दिया कि ये जो भी लेजिस्लेशन करते हैं मुझसे नहीं पूछते, मैं यहाँ का गवर्नर जनरल हूँ। हालांकि इट वॉज नॉट बाइंडिंग और कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं था कि उससे पूछा जाए। कन्वेंशन है कि आपका कोई हेड ऑफ स्टेट है तो उनसे आप अपनी एक डिस्कशन कर सकते हैं और उनसे मशवरा कर सकते हैं, पर लेकिन हालात अच्छे नहीं है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ आप मीनिंगफुल डिस्कशन करें। तो बहरहाल फिर गवर्नर जनरल साहब ने जो है पूरी असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, लेकिन ये अपनी हुकूमतों में लगे हुए थे, इन्होंने अपनी पूरी असेंबली को डिसॉल्व करके रख दिया और उनको घर भेज दिया। अब यहाँ से ये केस स्टार्ट होता है, क्योंकि वो जब घर चले गए, अब
इन्होंने केस स्टार्ट होता है और इन्होंने सोचा कि वहाँ के जो स्पीकर थे मौलवी तमीजुद्दीन, जिसके नाम पे ये केस है, उसने इसको चैलेंज किया। कहाँ चैलेंज किया? चीफ कोर्ट सिंध। पहले अब की वो आप कह सकते हैं सिंध हाई कोर्ट। तो उस हाई कोर्ट में जो है इन्होंने चैलेंज किया। तो उस हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया, उसकी 2 पिटिशंस थी। वो 2 पिटिशंस, इसमें रिट ऑफ मैंडामस थी, जिसमें उसने कहा कि कोर्ट को कहा कि आप गवर्नर जनरल को कहें, रेस्ट्रेन करें, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वो इंटरफेयर ना करे। दूसरा, उसने क्यू वारंट को उसने कहा कि ये जो नई जो उन्होंने अपनी हुकूमत दूसरी बना दी है, वो गवर्नर जनरल साहब ने उनको हटा के अपनी एक जो है कैबिनेट काउंसिल भी बना दी थी। उसने कहा कि ये किस रूल पे चलेगी, ये हमें एक्सप्लेन करें, कोर्ट से पूछा गया। तो ये उनकी पेटिशंस थी। तो उस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त जो, क्योंकि मुल्क नया नया बना था, तो हमारे पास जो सिंध का चीफ जस्टिस था वो एक अंग्रेज था, मिस्टर जॉर्ज। क्योंकि एक अंग्रेज आदमी था, वो अंग्रेजों में थोड़ी सी डेमोक्रेसी और फैसलों के मामलों में उनका ज़मीर हम मुसलमानों से काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ के फैसले बड़े मशहूर होते हैं। और आज भी आपको पता होगा कि बरतानिया में कोई किसी पे कीचड़ नहीं उठा सकता। जब कोई कीचड़ उछालता है तो उस पर अगर केस हो गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के जो लॉयर, जो जज होते हैं स्पेशली, और लॉयर भी इंडीड, उनमें ये इंटीग्रिटी तो देखी गई है जो बाहर के जो क्रिश्चियन जजेस हैं, अंग्रेज हैं। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब जॉर्ज था, उसने अपनी फुल कोर्ट बना दी। उसमें ये 4 जो दूसरे 3 दूसरे एक 4 मेंबर्स बेंच बना दी, जिसमें जस्टिस आगा हसन अली थे, या हुसैन अली या हसन अली साहब थे, जस्टिस मोहम्मद बख्श थे, और जस्टिस बच्चन मेमून साहब थे। इन्होंने यूनानिमसली फैसला दे दिया, क्योंकि वहाँ पे जस्टिस साहब भी जो है वो अपना अंग्रेज थे। उन्होंने फैसला दे दिया कि ये जो गवर्नर जनरल है, इसने असेंबली जो है ये गलत तोड़ी है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। जब आप असेंबली तोड़ते हैं कोई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसके बाद असेंबली टूट सकती है। गवर्नर जनरल अपने पेन के स्ट्रोक के साथ असेंबली नहीं तोड़ सकता। तो फैसला जो है मौलवी तमीजुद्दीन के हक में आ गया। डेमोक्रेसी एक दफा इन ए वे कि बहाल हो गई, रेस्टोर हो गई, रीस्टेटमेंट हो गई। अब क्या होता है, यहाँ एक ट्विस्ट होता है कि उसने जब ये कह दिया कि भाई 2/3 के बगैर तो असेंबली टूट नहीं सकती, और उनकी हुकूमत जब बहाल हो गई, अब क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल होता है मलक साहब, जो गुलाम मोहन साहब है, उसने इस फैसले को कहाँ चैलेंज करते हैं, ये फेडरल कोर्ट में, जिसको आज आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब उसने चैलेंज किया, तो इसी को तभी कहा जाता है कि फेडरल कोर्ट वर्सेस मौलवी तमीजुद्दीन केस, क्योंकि वो एक फेडरल कोर्ट थी। फेडरल कोर्ट को आजकल हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। जब वहाँ पे चैलेंज हुआ तो क्या हुआ, तो उसकी बेंच हम देख लेते हैं कौन बेंच में थे लोग। ये चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब थे, इसकी लीडरशिप में ये बेंच बनी, और जस्टिस एस अकरम और SM अकरम साहब थे, और जस्टिस AR कर्नली, ये भी एक क्रिश्चियन थे, जो कि मुसलमान नहीं थे और क्रिश्चियन थे, और जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस रहमान। सबके नाम मोहम्मद और रहमान से शुरू होते हैं, और अहमद सब कुछ। अंग्रेज था जो, उसने वो वाहिद बंदा था जिसने इस फैसले से इख्तलाफ किया, लेकिन इन लोगों ने इस फैसला को, जस्टिस मुनीर ने और इन बाकी लोगों ने, वो जो सिंध हाई कोर्ट के हैं या उसकी चीफ कोर्ट के हैं, उसका जो फैसला था उसको रिवर्स कर दिया। उसने कहा कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गुलाम मोहन साहब थे, जो गवर्नर जनरल थे, अगर कोई तब्दीली कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट होती है तो उसको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया। मैंने कहा कि वो कोई बाइंडिंग नहीं थी, वो एक कन्वेंशन हो सकता है कि आप हेड ऑफ स्टेट के साथ मशवरा कर सकते हैं, लेकिन हालात सही नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उसी जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उसका एक्ट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी कोई शेक नहीं है किसी इंटरनेशनल की, के कोई सदर जो है वो बगैर मतलब है कि
सदर से पूछ के वजीर आजम असेंबली तोड़ दे, या सदर खुद असेंबली तोड़ दे, ठीक है ना। इन ए वे कि सदर खुद वजीर आजम की असेंबली तोड़ दे, ये ऐसे नहीं हो सकता। वजीर आजम असेंबली तोड़ सकता है इन ए वे, वजीर आजम जो है वो असेंबली तोड़ सकता है अपनी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अपनी असेंबली को जब एतमाद में लेगा उसके बाद वो तोड़ सकता है, या वो मशवरा कर सकता है, सदर को कह सकता है कि अब असेंबली तोड़ दो। हमारे पास अब भी ऐसे ही है कि वो ऐलान करता है, उनको अपनी समरी भेजता है कि अब असेंबली तोड़ दो, हमने फैसला कर लिया। लेकिन कोई भी सदर यूनिलेटरली असेंबली नहीं तोड़ सकता। तो उसने बहरहाल जब ये असेंबली तोड़ दी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट भी उस गवर्नर जनरल के साथ खड़ी हो गई। तो अब इसमें जो मशहूर चीजें हैं वो जो अपेक्स कोर्ट ने कहा, जो फेडरल कोर्ट ने कहा, उसमें जस्टिस मुनीर साहब ने कहा, उसने इंट्रोड्यूस किया एक लफ्ज डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत। मतलब उसने कहा कि ये मुल्क इतने, मतलब उसका सर्वाइवल बहुत जरूरी है, ये फैसले वैसले होते रहते हैं, जैसे डिक्टेटर कहते हैं ना, परवेज मुशर्रफ कहता था कि कानून की क्या हैसियत है, वो तो एक पेपर का टुकड़ा है। तो इन्होंने कहा कि भाई मुल्क बचाना है, तो उस वक्त से लेकर मुल्क खतरे में है। उसमें लिखा हुआ है कि इट्स ए इशू ऑफ सर्वाइवल ऑफ कंट्री, मुल्क के सर्वाइवल का मसला है, मुल्क बहुत खतरे में है। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया कि गवर्नर जनरल जो एक डिक्टेटर है इन ए वे डेमोक्रेसी को, और जो है वो कर्टेल कर रहा है, उसके फैसले को हमारी कोर्ट ने जो वो वैलिडेट किया। ये फैसला था जो हमें आपको समझाना था, बताना था। और इसको इनफैक्ट जो बच्चे इसमें अपने लॉ गेट में है, उनको जो है इनके सवालात निकालने चाहिए और समझने चाहिए। और आपके जो मजिस्ट्रेट के वगैरह के इम्तिहान होते हैं, उनके बारे में भी ये सवाल किए आप पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे सवाल किया जाता है कि ये इसमें स्पीकर कौन था, वजीर आजम कौन था, ठीक है ना। बेंच में, तो बेंच में कौन कौन लोग थे, जस्टिस मुनीर क्या थे, क्या वो चीफ जस्टिस थे या नहीं थे। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जो है वो बन सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं आपके इम्तिहानों में। तो आप प्लीज इनको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया।